Jai Hind people, welcome to Lawsified. Today we are going to discuss a very important upcoming exam which is the UGC NET 2023. तो देखिए UGC NET का जो एग्ज़ाम होता है इससे आप नेट क्वालिफाई कर सकते हैं जिससे आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे और अगर आप JRF करते हैं तो PhD में एनरोल करने पर आपको मिलती है काफ़ी बढ़िया स्कॉलरशिप। तो ये एग्ज़ाम काफ़ी प्रेस्टिजियस एग्ज़ाम है और इंडिया पूरे ऑल ओवर इंडिया लेवल में इस एग्ज़ाम का काफ़ी रिप्यूट है। तो ये एग्ज़ाम को लॉ के फील्ड में किस तरीके से अप्रोच करना चाहिए इस बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। इस वीडियो में पेपर 1 की पूरी टेक्निक होगी कि कैसे पढ़ना है, पेपर 2 की भी पूरी टेक्निक होगी कि कैसे पढ़ना है। हर यूनिट में बताया जाएगा कि क्या चीज़ एक्चुअली में इम्पॉर्टेंट है, बार बार एग्ज़ाम में देखी गई है। इस वीडियो में हम बुक रिकमेंडेशंस भी आपको देंगे और साथ ही में आपको ये समझाएंगे कि क्या टारगेट स्कोर आपका होना चाहिए अगर आपको इस साल जून में जो नेट हो रहा है वो निकालना है तो, या फिर अगली आने वाली साइकिल्स में भी दिसंबर में भी अगर आपको निकालना है तो आपका क्या टारगेट स्कोर होना चाहिए। ये सभी बातें आज हम यहाँ पे इस वीडियो में करने वाले हैं। सो लेट्स गो अहेड। तो देखिए फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, हम देखते हैं कि 10 मई से इसका एप्लीकेशन फॉर्म खुला था और 31 मई तक है। काफ़ी छोटा स्पैन 20 दिनों का और अभी 7 दिन बचे हैं। तो अगर आपने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है तो आप इस फॉर्म को भर दीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा ऐसा माना जा रहा है कि ये एग्ज़ाम 13 जून से 22 जून के बीच में हो जाएगा, पर ये कुछ निश्चित नहीं है। एग्ज़ाम ऑब्वियसली पोस्टपोन हो सकता है क्योंकि बहुत सारे एग्ज़ाम्स लाइंड अप हैं, बट अभी के लिए हमारे लिए यही मानना अच्छा होगा कि एग्ज़ाम 15 जून को है। तो जब हम 15 जून की डेट को एक टारगेट बना के रखेंगे सिर्फ तभी हम एक्चुअली में बढ़िया से इसको कर सकते हैं, चेज़ कर सकते हैं और अच्छा आउटपुट निकाल सकते हैं। तो आप मान के चलिए कि आपको 15 जून तक इस एग्ज़ाम को चेज़ करना है, तो समय काफ़ी कम है। 15 दिन उधर के और 1 हफ़्ता इधर का 21 दिन। क्या 21 दिन में UGC नेट निकाला जा सकता है? तो मेरा जवाब है हाँ, ये आराम से निकाला जा सकता है 21 दिन की पढ़ाई से। बस आपको ये पता होना चाहिए कि आपको क्या पढ़ना है। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं पेपर 1 के बारे में। देखिए सबसे पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि पेपर 1 में आते हैं 50 सवाल और पेपर 2 में आते हैं 100 सवाल, जिससे इसके टोटल मार्क्स हो जाते हैं 100 और इसके टोटल मार्क्स हो जाते हैं 200। पेपर 1 बहुत इम्पॉर्टेंट है, कॉमन पेपर है क्योंकि 100 मार्क्स ये आपको देता है। पर पेपर 1 की दीवानगी में अक्सर ऐसा देखा गया है कि लोग जो अपना खुद का पेपर है विच इज़ पेपर 2 जिसको हम पढ़ते आए हैं उसको निगलेक्ट कर देते हैं। तो पेपर 1 पढ़ना ज़रूरी है, मैं मना नहीं कर रही हूँ, बहुत ज़रूरी है, लेकिन पेपर 1 को इतनी दीवानगी से नहीं पढ़ना है कि आप पेपर 2 को भूल ही जाएं। अभी भी देखिए सबसे पहला तो पेपर 2 आपका प्लेइंग ग्राउंड है, आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक है, लॉ है। दूसरी चीज़ पेपर 2 का वेटेज अभी भी डबल है, तो इस बात को भूलिएगा नहीं। अब बात करते हैं पेपर 1 के यूनिट्स की। तो मैं आपको एक एक यूनिट वाइज बताती हूँ कि एक्चुअली में क्या कहाँ से इम्पोर्टेंट है। पहले यूनिट की बात करें अगर हम, तो वो है टीचिंग एप्टीट्यूड। तो देखिए टीचिंग एप्टीट्यूड में आपको पेडागॉगी पता होनी चाहिए, कौन से लेवल्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग होते हैं वगैरह वगैरह, ये सब पता होना चाहिए। कुछ स्कॉलर्स के नाम देखा गया है कि कई बार पूछे जा रहे हैं, तो आपको क्या करना है, टीचिंग एप्टीट्यूड पे थोड़ा पढ़ना है लेकिन बहुत ज़्यादा MCQs लगाने हैं। देखिए अब अगर हम 21 दिन में बैठेंगे या फॉर दैट मैटर सिर्फ इस एग्ज़ाम के लिए हम टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ने बैठेंगे तो हम इस सब्जेक्ट पे PhD नहीं करना चाहेंगे। हम वी डोंट वांट टू बी एक्सपर्ट्स ऑफ दिस सब्जेक्ट, बट वी वांट कि हम एक मिनिमम स्कोर ले आएँ। तो इसके लिए ज़रूरी यह है कि आप थोड़ी थ्योरी पढ़ें और बहुत ज़्यादा MCQs लगाएं। जितने आप MCQs लगाएंगे उतना आपको प्रैक्टिस पड़ेगी। टीचिंग एप्टीट्यूड में ज़्यादा से ज़्यादा टीचर के बिहेवियर पे क्वेश्चंस आते हैं। ये बिहेवियर पे जो क्वेश्चंस हैं इनका एक सेट पैटर्न है कि हमेशा अगर मान लीजिए बच्चा क्लास में शोर कर रहा है तो क्या करेगा टीचर, पहले वो चुप हो जाएगा ताकि बच्चा खुद ठीक कर ले खुद को, फिर उसके बाद वो बच्चे से मतलब इस तरीके के कुछ आंसर्स हैं, ये सेट आंसर्स हैं। ये आंसर्स आप
तभी समझ पाएंगे जब आप बार बार MCQs प्रैक्टिस करेंगे। जैसे एक सेट ऑफ क्वेश्चन है कि अगर किसी स्टूडेंट के पेरेंट्स आपसे आके फेवर मांग रहे हैं तो आप उनको डांट के भगा देंगे या उनको फेवर दे देंगे या उनको पोलाइटली रिफ्यूज़ कर लेंगे या फॉर्मली रिफ्यूज़ कर देंगे। तो इसका सेट आंसर है कि आप पोलाइटली और फॉर्मली मना कर देंगे कि हम फेवर नहीं कर सकते। सो दीज आर द सेट आंसर्स, और यही एक पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस है जो टीचिंग एप्टीट्यूड से पूछा जाता है। फिर आते हैं रिसर्च एप्टीट्यूड पे। तो देखिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एरिया है, इसको आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं। रिसर्च क्या होती है, कितने काइंड्स हैं, क्या टूल्स हैं रिसर्च के, क्या टेक्निक्स हैं सैम्पलिंग की। सैम्पलिंग टेक्निक से बिल्कुल माइंड करिएगा इस बात को कि सैम्पलिंग टेक्निक से बहुत ज़्यादा सवाल बनते हैं, है ना, तो इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। डेटा कलेक्शन के क्या मेथड्स हैं और इंटरव्यू मेथड, क्वेश्चनर मेथड। देखिए रिसर्च एप्टीट्यूड, अगर इन 10 में से सबसे इम्पॉर्टेंट मैं आपको कुछ बताऊं तो वो है रिसर्च एप्टीट्यूड, इसको आप भूल नहीं सकते। फिर आता है कॉम्प्रिहेंशन, ये आसानी से हो जाएगा। इसके लिए तो मैं ये कहूँगी कि आपको कोई प्री प्रैक्टिस करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये अगर आपने अपने 11-12 तक में भी किया है, 10 तक भी किया है, तो ये आपसे आराम से हो जाएगा। फिर आते हैं कम्युनिकेशन में। कम्युनिकेशन में बैरियर्स एक टॉपिक है, बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है और इससे क्वेश्चन देखने को मिले हैं, तो आप इनको ध्यान से पढ़िएगा। एज सच कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ ये बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर देखिए इन 3 को मैं एक कैटेगरी में क्लब करती हूँ, मैथमेटिकल रीजनिंग, एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग और डेटा इंटरप्रिटेशन। देखो पहले तो डेटा इंटरप्रिटेशन 2-3 बार आप करके देख लो। डेटा इंटरप्रिटेशन के कुछ 2-3 तरीके के सवाल हैं। टेबल टाइप का डेटा इंटरप्रिटेशन आता है या चार्ट टाइप का आता है, उसके आप कुछ क्वेश्चंस आप कर लीजिए। जैसे ही आप कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे ये आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा और ये एक क्वेश्चन सीधे आपको 5 नंबर निकाल के देगा, 5-6 नंबर एक साथ में डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन आते हैं। तो डेटा इंटरप्रिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, भूलना नहीं। और मेरा पर्सनल तरीका ये है कि मैं ये तीनों ही, लॉजिकल रीजनिंग, DI और मैथमेटिकल रीजनिंग, ये मैं अपने लिए फ़न एक्सरसाइज रखती हूँ। तो कभी भी जब भी कभी आप पढ़ के ऊबें या आपका नहीं मन है पढ़ने का, तो आप हमेशा ये मैथमेटिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग और DI के क्वेश्चन सॉल्व करें। इससे आपका एप्टीट्यूड शार्पन रहता है, आप पढ़ाई के टच से नहीं भागते हैं, प्लस आपके अंदर एक स्पीड फैक्टर हमेशा बना रहता है, स्पीड फैक्टर और लॉजिकल थिंकिंग वाला फैक्टर। तो इन तीनों को तो अगर आप नेट का एग्ज़ाम नहीं भी दे रहे हैं तो भी आपको प्रैक्टिस में होना ही चाहिए। बट अगर आप नेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो मेरा सजेशन ये है कि अब से 21 दिन तक रोज़ 1 घंटा अपने लिए ये फ़न एक्सरसाइज निकाल लीजिए। तो इसमें हम लॉजिकल रीजनिंग की बात करेंगे। इसमें देखिए डिडक्टिव लॉजिक और जो सिलॉजिज्म वाले डायग्राम्स होते हैं ना, वेन डायग्राम, वो बहुत आते हैं। अगर आपको इसमें हेल्प चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपको ये लॉजिकल रीजनिंग वाला पोर्शन पढ़ा दूँगी। मैथमेटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन कंपैरेटिवली ईजी होते हैं, बहुत मुश्किल नहीं, एवरेज है, मीन है, इसके अलावा टाइम एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस हो गए, क्लॉक के क्वेश्चंस हो गए, ये सब तरीके के क्वेश्चंस मैथमेटिकल रीजनिंग और एप्टीट्यूड में या लॉजिकल रीजनिंग में पूछे जाते हैं। तो इनको आप फन एक्सरसाइज की तरीके से ये तीनों यूनिट्स को रखिएगा। फिर हम बात करते हैं ICT की, कि तो देखिए ICT का रोल बहुत बढ़ गया है। अब इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का रोल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, especially with the advent of a lot of educational programs that are running online। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। फिर पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट, तो देखिए इसमें इन्वायरमेंट और पोल्यूशन से रिलेटेड जो भी सवाल हैं इन पे आप स्पेशल ध्यान रखेंगे कि कौन सी गैस कितना पोल्यूट करती है, कौन सी गैस को कौन मैनेज करता है, कौन से क्या कहते हैं स्कीम्स निकाली हैं गवर्नमेंट ने टू कर्ब पोल्यूशन एंड व्हाट आर दी वेज ऑफ मैनेजिंग वेस्ट वगैरह। अच्छा इसमें ना SDGs होते हैं और MDGs होते हैं, विच आर दी सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल्स और मिलेनियम डेवलपमेंटल गोल्स। इनको भाई बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको रट लीजिए। पूछा जाता है बाकायदा कि कौन सा MDG है और कौन सा इनमें से MDG नहीं है, कौन सा इसमें से SDG नहीं है, तो भाई इनको बिल्कुल रट के जाइएगा। फिर आता है हायर एजुकेशन सिस्टम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है। इसमें स्पेशली ये सब MOOC, स्वयं प्रभा,
ये सब जो टाइप के क्वेश्चंस हैं ना, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। संकल्प और ये सब तरीके के जो नई स्कीम्स हैं, इनके फुल फॉर्म भी पूछे जाते हैं, और इनके फुल फॉर्म्स जो पूछे जाते हैं वो बहुत ही कंफ्यूजिंग होते हैं। तो आप याद से रखिए, याद करके रखिए उसको ध्यान से। और शोध गंगा, इन्फ्लीबिनेट, और यूनिवर्सिटीज़ कितनी सेंट्रल हैं, क्या सिस्टम एंशिएंट चला रहा था, अब क्या सिस्टम है, ये सभी आपके हायर एजुकेशन का पार्ट है और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये तो हुई पेपर 1 की बात। अब हम आते हैं पेपर 2 में, जो कि अपना डोमेन है। तो देखिए पेपर 2 में सिलेबस बहुत वास्ट है। ऐसा कुछ नहीं लॉ में मुझे समझ में आता जो यहाँ पे ना हो। लेबर लॉ नहीं है ऑब्वियसली, और उसके अलावा प्रोसीजरल लॉ नहीं है। इसके अलावा हमें सब लॉ का कुछ ना कुछ देखने को मिलता है। तो जूरिस्प्रूडेंस तो आपको बहुत ही ध्यान से पढ़नी है। देखिए वैसे भी अगर आप एकेडमिक्स में एंटर करना चाहते हैं तो जूरिस्प्रूडेंस और IL, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, इनके बिना आपका काम नहीं चलने वाला है। तो अगर आपके पास 21 दिन हैं तो मैं तो कहूँगी कि इसमें से आप जो है 1 हफ्ता निकालिए और बढ़िया से बढ़िया किताब उठाइए। परांज पे उठाइए, या फिर आप SK वर्मा उठाइए PIL के लिए, और इन किताबों को अच्छे से पढ़ जाइए, क्योंकि देखिए इनका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। PIL से क्वेश्चंस बहुत आते हैं, जूरिस्प्रूडेंस से क्वेश्चंस बहुत आते हैं, तो इनके लिए आप कोई शॉर्टकट नहीं अपनाइए तो ही अच्छा है। देर आर फ्यू सब्जेक्ट्स जिनमें आप कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहेंगे, वो ये सब्जेक्ट्स हैं। फिर आते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। ये केस लॉ बेस्ड ज़्यादा है, इस पर केस लॉज का ध्यान रखिए। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की गिने चुने ही टॉपिक्स आते हैं, वो आप समझ जाएंगे व्हेन यू प्रैक्टिस क्वेश्चन। लॉ ऑफ क्राइम्स में IPC इंपॉर्टेंट है। लॉ ऑफ टॉर्ट में भी जो जनरल प्रोविजंस है वही आते हैं। कमर्शियल लॉ अगेन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें आपको कंपनी लॉ भी पूछा जाएगा, पार्टनरशिप भी पूछा जाएगा, ये सभी तरीके के लॉज पूछे जाएंगे। अब इसको करने का क्या तरीका है? अब आप कहेंगे कि मैम इतना बड़ा कंपनी लॉ थोड़ी हम पढ़ लेंगे UGC नेट के लिए। तो देखो ये वो सब्जेक्ट्स हैं जो कॉम्प्रोमाइजेबल है ना। इनके लिए मैं नहीं तुमसे कहूँगी कि आप अवतार सिंह की किताब कंपनी लॉ की उठा के पढ़ने लगे। इसके लिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एनालाइज करने पड़ेंगे और समझना पड़ेगा कि कौन से क्वेश्चंस हैं जो बार बार पूछे जाते हैं। फिर आता है फैमिली लॉ। भाई फैमिली लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है फिर से UGC नेट के लिए। इसमें मुस्लिम लॉ और हिंदू लॉ दोनों के ही प्रोविजंस पूछे जाते हैं, ठीक है। इसके बाद आते हैं इन्वायरमेंटल लॉ। तो देखो ये तो पेपर 1 के नज़र से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। IPR को कॉम्प्रोमाइजेबल सिचुएशन में पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये भी बहुत बड़ा सब्जेक्ट है लेकिन सवाल कम बनते हैं, राइट। तो ये और कमर्शियल लॉ, इन दोनों के लिए मैं आपसे यही कहूँगी कि आप इनको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख के समझो। फिर आता है कंपैरेटिव पब्लिक लॉ और सिस्टम ऑफ गवर्नेंस। तो ये तो आपने जब आपका LLM किया होगा तब ये पेपर आपने पढ़ा होगा अपने LLM के करिकुलम में। तो जब आपने ये पेपर पढ़ा है तो आपको पता होगा कि कंपैरेटिव पब्लिक लॉ ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में LLM किया है, उन्होंने ये पेपर पढ़ा होगा। आप ऐसा करिए कि उनसे इसके करिकुलम का नोट्स वगैरह कुछ ले लीजिए और उससे पढ़िए, और एक्स्ट्रा मत पढ़िए। जितना आपने अपने LLM में पढ़ा है उतना ही पढ़िए, उससे ज़्यादा पढ़ने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, राइट। अच्छा, अब मैं फिर से अगर मार्क करूँ तो कौन से एकदम नॉन कॉम्प्रोमाइजेबल सब्जेक्ट्स हैं, वो हैं जूरिस्प्रूडेंस, PIL और फैमिली लॉ। ये नॉन कॉम्प्रोमाइजेबल है। लॉ ऑफ क्राइम्स भी, कॉन्स्टिट्यूशन भी, ये नॉन कॉम्प्रोमाइजेबल है। इनमें आप बिल्कुल सोच ही नहीं सकते कि आप कुछ छोड़ के जाएंगे। फिर आते हैं जिनमें थोड़ा सा आप कम पढ़ सकते हैं, सिर्फ PYQs कर सकते हैं। टॉर्ट्स, कमर्शियल लॉ, एनवायरमेंटल लॉ, IPR और कंपैरेटिव, इनको आप PYQ से भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि करना क्या है। तो देखिए प्रीवियस ईयर पेपर्स को आपको सॉल्व करना ही करना है। मैं बहुत स्ट्रांगली अपने स्टूडेंट्स को ये सजेस्ट करती हूँ कि आप एक क्वेश्चन बैंक खरीदिए, उसमें सारे क्वेश्चन करते जाइए। जो क्वेश्चन आपका गलत हो रहा है उसको आप हाईलाइट कर दीजिए कि ये गलत हुआ है मुझसे। ये एक बार पूरा क्वेश्चन बैंक लगाने के बाद दोबारा में जब आप पढ़ना शुरू करेंगे तो ये जो हाईलाइटेड क्वेश्चंस होंगे आप सिर्फ इनको पढ़ेंगे। या फिर अगर आप ज़्यादा इंटरेस्टिंग अपनी जर्नी को बनाना चाहते हैं तो मेरा ये मेथड है कि मैं इसी बुक में स्टिकी नोट्स लगा देती हूँ।
जो क्वेश्चन मेरा गलत हुआ है उसी को मैं स्टिकी नोट पे लिख के इसी पेज पे चिपका दूंगी। अब इससे क्या होगा, वो स्टिकी नोट एक तो बाहर से दिख रहा होगा कि यहाँ पे कुछ गलत हुआ है, और फिर जैसे ही मैं खोलूँगी वो नियॉन कलर का अलग से दिखने लगेगा कि ये है जो गलती हो रही है। तो पहली बार आप सब पढ़िए, दूसरी बार सिर्फ वो पढ़िए जो आपसे गलत हुआ है, और उसके बाद और तीसरी बार में फिर आप वही पढ़िए जो आपसे दूसरी बार भी गलत हुआ है, राइट। और स्टिकी नोट्स रहेंगे तो आपकी बुक भी नहीं गंदी होगी और आप उन स्टिकी नोट्स को हटा भी सकते हैं, राइट, कि अब ये मुझे आ गया है तो मैं ये हटा देता हूँ, सो दैट कम से कम स्टिकी नोट्स रहें और वो आप एंड तक रिवाइज करते रहें। तो ये जो स्टिकी नोट मेथड है इसको प्लीज़ फॉलो करने की कोशिश करिए, ठीक है। ये बहुत ही कारगर है। प्लस दोज नियॉन कलर्स एक्चुअली क्रिएट एन इम्पैक्ट ऑन योर मेमोरी, ठीक है। पेपर 1 पे बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ करिए मत करिए। अगर 21 दिन हैं आपके पास तो मैं ये कहूँगी कि दोनों ही पेपर बहुत इंपॉर्टेंट हैं। हाफ टाइम आप दोनों को एलोकेट करिए, और मैं अभी भी कहूँगी कि हाफ टाइम आप पेपर 2 को दीजिए। भले ही पेपर 2 आपका पहले पढ़ा हुआ हो, लेकिन फिर भी आधा टाइम दीजिए, क्योंकि पेपर 2 का वेटेज भी तो ज़्यादा है, और आधा टाइम आप इसको दीजिए। अब ये तो मैंने बता दिया है कि ऐसे टाइम डिवाइड करना है, लेकिन इनको पढ़ना कहाँ से है, क्या टारगेट स्कोर होना चाहिए, ये बात नहीं करी। तो रुकिए, टारगेट स्कोर देखने से पहले हम ये देखते हैं कि इनको पढ़ना कहाँ से है। देखिए, यूजीसी नेट निकालने का शॉर्ट टर्म गोल यही है कि आप बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें। तो सिंघल की ये प्रीवियस ईयर बुक आती है, ये अमेज़ॉन पे आपको इजीली मिल जाएगी। आप यहाँ से ये किताब खरीद सकते हैं। ये किताब छोटी है लेकिन मोटी है, और इसमें कुछ एरर्स भी हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। कुछ आंसर्स आपको इधर उधर मिलेंगे, उनको थोड़ा चेक रखिएगा उस पर। बाकी ये बुक बहुत अच्छी है क्योंकि इसमें बिल्कुल कंपाइल्ड लॉ के क्वेश्चंस हैं, और बार बार आप रेपिटेशन खुद महसूस करेंगे। मतलब जब आप ये करेंगे किताब, तो आप देखेंगे कि अंत तक पहुँचते पहुँचते आपके ज़्यादा क्वेश्चंस बनने लगे हैं बिकॉज ऑफ रेपिटेशन। तो ये बुक बेस्ट बुक है फॉर दिस पर्पज़। अगर हम बात करें पेपर 1 की, तो सबसे ज़्यादा चलने वाली बुक है ये KVS मदान की। इसको आपने रेड कलर में देखा होगा, वो बुक आप ले सकते हैं। इनका बुक का पैटर्न क्या है कि हर एक यूनिट का कुछ थ्योरी लिखी है और फिर उसके क्वेश्चंस लिखे हैं, राइट। बुक पेपर 1 की बुक की बात कर रही हूँ कि पहले थ्योरी लिखी है हर यूनिट की, फिर क्वेश्चंस लिखे हैं। तो आप ये थ्योरी पढ़िए चाहे ना पढ़िए। देखिए, मैं कहूँगी टीचिंग में पढ़िए, रिसर्च में पढ़िए, लेकिन कॉम्प्रिहेंशन में थ्योरी मत पढ़िए। कम्युनिकेशन में सिर्फ बैरियर पढ़ लीजिए। तो ये थ्योरी आप पढ़िए और चाहे ना पढ़िए, लेकिन क्वेश्चंस को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। और लॉजिक वाले में मैं एक चीज़ बताना आपको भूल गई। एक चीज़ होती है, अब नई आई है इंडियन लॉजिक। इससे बहुत क्वेश्चंस बनते हैं, और अनुमाना और ये सब तरीके के प्रमाण, अनुमान, इस तरीके का इंडियन लॉजिक है। इसको आपको दिमाग लगा के पढ़ना पड़ेगा। तो चूंकि ये दिमाग लगा के पढ़ना है, तो मैं तो कहूँगी इसको अभी पढ़ के ख़त्म कर दो, वरना बाद में दिक्कत होगी। तो ये करके ख़त्म करिए आप। अब एक और जो बुक आती है वो है ये ट्रूमैन की किताब। ये भी इक्वली अच्छी है। कुछ लोग मदान को प्रेफर करते हैं, कुछ ट्रूमैन को। मैं आपसे ये कहूँगी कि आपको जो मिले वो करिए। अब नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि स्कोर कितना करना है। भाई, वो ज़माने लग गए जब तुम 190 पे यूजीसी नेट क्लियर कर लेते थे। अब ऐसा नहीं होता है। 200 पे JRF निकल जाता था। अब पिछली 2-3 बार से यूजीसी नेट का लॉ का कट ऑफ एग्जॉर्बिटेंट हाई जा रहा है। एग्जॉर्बिटेंट मतलब उम्मीद से बहुत ज़्यादा। जिनको लगता है इस बार JRF कोई नहीं रोकेगा, वो बेयरली नेट क्रॉस कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको आपका टारगेट स्कोर होना चाहिए 220, है ना। और अगर आपको नेट निकालना है तो 220, और JRF के लिए आपका टारगेट स्कोर नो लेस देन 240 से 250। अगर ये करना है तो ब्रेकअप समझ लीजिए। पेपर 1 में आपको 70 नंबर लाने हैं, यानी 35 क्वेश्चन सही करने हैं, और पेपर 2 में 150 यानी 75 क्वेश्चन आपको सही करने हैं। समझ रहे हैं आप। तो इतना करने के बाद जाके आप एक अच्छे पोजीशन पे आएंगे, तब आपका यूजीसी नेट निकलने के चांसेस हैं। और इसी तरीके से अगर हम JRF की बात करें, तो आपको 40 सवाल 50 में से पेपर 1 में ठीक करने पड़ेंगे, और लॉ में 100 में से 80 सवाल आपको ठीक करने पड़ेंगे। अच्छा, नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो अटेम्प्ट लेने में बिल्कुल भी मत चूकना, तुरंत अटेम्प्ट लेना, लेकिन वो अटेम्प्ट शुड बी कैलकुलेटेड गेसेस,
दे शुड बी कैलकुलेटेड गेसेस, नॉलेजेबल गेसेस। और ये नॉलेजेबल गेसेस आप तभी लगा पाएंगे जब आप बार 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 PYQs को रेफर करेंगे। PYQs इज द अल्टीमेट की टुवर्ड्स नेट। आई कांट एम्फेसाइज मोर। PYQs से ही आपका नेट निकलेगा। तो PYQs करते करते आप समझ जाएंगे कि क्या गेस लगाना है, क्या आंसर होगा, राइट। विद दिस आई रेस्ट हियर। Please like, share, subscribe, comment, turn on notifications. Let us know how we are doing. And please give us motivation to work harder. And bye bye. Stay happy. Take care. Jai Hind.